सभी छात्रों को नमस्कार। कल के वीडियो में हम लोगों ने आईसीबीएन द्वारा निर्धारित प्रिंसिपल और रूल्स के बारे में अध्ययन किया। 3 रूल्स के बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें जो पहला रूल था वो था वर्गकों की कोटि का नियम या रैंक ऑफ टैक्सा और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा हमने अध्ययन किया था टाइपिफिकेशन की कितने प्रकार के जो टाइप होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तीसरा हमने अध्ययन किया था प्रायोरिटी या प्राथमिकता का सिद्धांत। अब उसके आगे जो आईसीबीएन द्वारा रूल नामकरण या नोमेनक्लेचर से संबंधित है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 4th नंबर पे आता है नेम ऑफ फैमिलीज़। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो भी फैमिलीज़ होती है उनके पीछे की तरफ एक सफिक्स लगता है जिसको हम एल्स, ऑर्डर जो होता है उसके पीछे एल्स लगता है और फैमिली के पीछे एसी लगता है, ACEAE। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ जिनको मान्यता दी गई है और पुराने समय से वो यूज़ में आ रही है, तो ये जो फैमिलीज़ है ये उस नियम का पालन नहीं करती है जिसमें ये बताया गया कि फैमिली के पीछे की तरफ जो सफिक्स होगा वो ACEAE लगेगा। 8 फैमिलीज़ ऐसी है। कौन कौन सी फैमिली है और उनका नया और पुराना नाम दोनों को मान्यता दी गई है। सबसे पहले पामी फैमिली नंबर 1 पे आप देखें। पामी फैमिली, ये पुराना नाम है और नया काम है अरेकेसी। ये दोनों नाम से आप इसको जान सकते हैं। दोनों नाम है वो नियमानुसार सही है। जैसे ग्रेमिनी मोनोकॉट की फैमिली है, ये इसका पुराना नाम है और इसका नया नाम है पोएसी फैमिली। इसी प्रकार लेग्यूमिनोसी का जो नया नाम है वो फेबेसी। अम्बेलीफेरी का जो नया नाम है वो एपिएसी है। लेबिएटी का नया नाम लेमिएसी। कंपोजिटी फैमिली जो सबसे विकसित मानी गई है उसका नया नाम एस्टेरेसी है। क्रूसीफेरी सरसों की जो फैमिली मानी जाती है उसका जो नया नाम है वो ब्रेसिकेसी है। और गट्टीफेरी का नया नाम है क्लूसिएसी, CLUSIACEAE। इन 8 फैमिलीज़ के अंत में जो सफिक्स है नहीं लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी समय से प्रयुक्त होने के कारण इनके पुराने नामों को आईसीबीएन ने मान्यता दे दी है। नेक्स्ट जो रूल है वो है रूल ऑफ वैलिडिटी एंड इफेक्टिविटी। ये भी नामकरण से संबंधित है। जो भी आपकी सामग्री है, प्रकाशित जो सामग्री का पुस्तकालयों, शोध प्रयोगशालाओं एवं वनस्पति शास्त्रियों के बीच में प्रसार प्रचार किया जाए। जो भी आपका प्रकाशन है या जो पब्लिकेशन है उसको प्रभावी बनाने के लिए ये सब तकनीकी आपको अपनानी चाहिए। दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रकाशन के समय जो भी नवीन वर्गक है उसका वर्णन भी उसके साथ संलग्न होना चाहिए। उससे संबंधित जो पूर्ण प्रभावी प्रकाशन का वर्णन संदर्भ भी साथ में आवश्यक है। लैटिन भाषा का, जैसा कि हमने पहले जिक्र कर लिया था कि प्रकाशन है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। इसके अलावा और किस तरह से प्रकाशन को हम लोग प्रभावी बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखें, जैसे सेमिनार, संगोष्ठी या अन्य मीटिंगों के माध्यम से पब्लिकेशन को प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1953 1953 या उसके बाद खोजी गई पादप प्रजाति के नाम का प्रकाशन नॉन साइंटिफिक जर्नल में न होकर साइंटिफिक जर्नल में होना चाहिए। कुछ ऐसे जर्नल है जिनको मान्यता दी गई है और वो साइंटिफिक जर्नल माने जाते हैं, तो पब्लिकेशन आपका तभी माना जाएगा या आपको क्रेडिट तभी दिया जाएगा जब आपका जो प्रकाशन है वैज्ञानिक शोध पत्रिका, जिसको हम साइंटिफिक रिसर्च जर्नल कहते हैं, उसमें हो। दूसरा जो प्रकाशन है को बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट या इंडेक्स कैवेंसिस को भी भेजना चाहिए और ये इनको एक स्कोर के माध्यम से आपके पब्लिकेशन की वैल्यू है वो मानी जाती है। प्रकाशन लैटिन भाषा में होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, तथा प्रकाशन की तारीख उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन से वे मुद्रित रूप में उपलब्ध हुआ है, मतलब पब्लिश्ड होके आपको ये मिला गया। तो ये कुछ ऐसे रूल है जो कि रूल ऑफ वैलिडिटी या रूल ऑफ इफेक्टिविटी के नाम से जाने जाते हैं। फिर नामकरण में जब भी आप कोई नाम रखते हो, जैसे वंश का नाम नंबर 6 पे हम लोग देख रहे हैं, जीनस का नाम या वंश का नाम है, तो वंश के नाम में क्या नियम होते हैं। कैरोलस लिनियस पहले ही बता चुके थे कि जो स्टार्टिंग है जीनस की वो कैपिटल लेटर से होगी, ये हम जानते हैं। वंश का नाम है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वंश भी है जिनके नाम वैज्ञानिकों के आधार पर थे और उन्हें मान्यता भी दी गई। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देखें, एक जीनस है थियोफ्रेस्टा। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जाने जाते हैं और उसके ऊपर ये नाम रखा गया है। इसी प्रकार से एक जीनस और आप देखें लीनिया, कैरोलस लीनियस के ऊपर इनका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे वंशीय नाम जो लंबे समय से
प्रयुक्त हो रहे थे तथा उन्हें मान्यता दी गई, इसे नॉमिनिका जेनेरिका कंजरवेंडा कहते हैं। ये एक वर्ड है, वंश नामों का संरक्षण। हिंदी में इसका मीनिंग होता है कि वंश जो नाम है उनका संरक्षण है वो है। तो इसमें लगभग आपको ये इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि वंशी नामों का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या नॉमिनिका जेनेरिका कंजरवेंडा क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक 786 ऐसे जेनेरिक नेम हैं जिसको अभी तक संरक्षित किया जा चुका है। फिर जाति के बाद जो टैक्सॉन में नीचे के तरफ जब आते हैं तो स्पीसीज़ का नाम आता है। तो जैसा कैरोलस लिनियस ने भी बताया था कि स्पीसीज़ का नाम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अगर मान लो स्पीसीज़ में 2 से अधिक नाम हो तो दोनों के बीच में एक हाइफन, एक डैश का निशान लगा लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखें ये एक नाम दे रखा है निक्टेंथस आर्बर ट्रिस्टिस। ये एक प्लांट है और इसके ऊपर स्पेलिंग आप इसको सही करना, ट्रिस्टिस, TRISTIS, ट्रिस्टिस। तो यहाँ पे आप देखें कि स्पीसीज़ के अंदर 2 नाम रखे गए, तो दोनों नाम के बीच में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइपन, यानी निशान लगा दिया। जब 2 नाम हो सकते हैं तो उसके बीच में हाइपन लगा लेते हैं। कई बार जाति का नाम है, दूसरा जो रूल है उसको, जैसे मान लो पहला नाम आपने हाइपन रख दिया, तो सेकेंड रूल में हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जाति का नाम है वो वैज्ञानिकों के नाम पर भी आधारित हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है साइडा त्यागियाई, प्रोफेसर बी त्यागी के ने सम्मान में इसका नाम रखा गया, साइडिया जीनस है और स्पीसीज़ का नाम है त्यागी। कुछ और रूल है जिसको आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर थर्ड नंबर को अगर ये माने, तीसरा रूल जो है ये माना गया कि जाति का नाम पौधे के लक्षणों पर भी आधारित हो सकता है। ये भी ICBN द्वारा निर्धारित रूल है। जैसे यहाँ पे किसी स्पीसीज़ का नाम अपने लिख दिया कॉर्डिफोलिएटा, तो आप ये देख सकते हैं कि लीफ का जो आकार है वो कॉर्डेट है, हृदयाकार है। लीनीफोलिएट अगर स्पीसीज है तो लीनियर रूप से लीफ हो सकती है। ट्राईफोलिएट का मतलब जो पर्णक है उसकी संख्या कितनी हो सकती है, जैसे ये 1, ये 2 और ये 3, 3 पर्णक भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्पीसीज़ है वो साइंटिस्ट के नाम पे आधार पे हो सकती है, कोई जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है हो सकता है, लीफ का हो, फ्लावर का हो, कोई भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पे हमने समझने का प्रयास किया, तो किसी के ऊपर भी इसका नाम हो सकता है। फिर एक वर्ड और कई बार पूछा जाता है कि यदि किसी वंश और, जैसे 4th नंबर पे इसको हम रख सकते हैं कि किसी वंश और जाति का नाम समान हो तो उसे टोटोनिम्स या पुनर्नाम कहते हैं, और ऐसे नाम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम लोग आगे रिजेक्शन के रूल्स भी पढ़ेंगे कि जो भी पुनर्नाम या टोटोनिम्स होते हैं वो नामकरण संहिता के अनुसार अवैध माने गए और ऐसे नामों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखें, एक जीनस का नाम, जाति प्लांट का नाम है लाइनेरिया लाइनेरिया। ये जीनस है लाइनेरिया और ये स्पीसीज है, लेकिन दोनों नाम सेम है। तो जाति और वंश का नाम जब समान हो जाता है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्नाम। इसकी भी आपको डेफिनेशन 1 नंबर की ध्यान रखनी है। अब आप यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो, जैसा अभी हमने बताया कि जो रूल्स के हिसाब से कुछ नाम हैं जिनको अस्वीकृत किया गया है वो, और उसके अलावा कैसे नामों को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं या वैज्ञानिक इसको रिजेक्ट करेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला, जैसे टोटोनिम्स को अस्वीकृत कर दिया जाता है, ये मैंने बता दिया कि इसमें जाति और स्पीसीज सेम हो। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि किसी पौधे का नाम इसलिए भी अस्वीकृत किया जा सकता है कि वह भली भांति चयनित नहीं है, सहमत योग्य नहीं है, या इसका दूसरा नाम रखा जाए तो वह अधिक प्रसिद्ध होगा। ये एक डिसाइड जो ICBN है उन्होंने निर्धारित किया कि नाम को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यदि एक ही नाम 2 प्रजातियों को दिया गया हो तो इसे होमोनिम कहते हैं। होमोनिम मतलब एक नाम है 2 प्रजातियों को दे दिया तो बाद वाला जो नाम है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेम नाम 2 प्लांट को रख दिया है तो उसको होमोनिम कहते हैं, HOMONYM, होमोनिम्स भी कह सकते हैं इसको, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर तीसरा, आपको यदि कोई नाम द्विपद नाम पद्धति के अनुसार नहीं हो तो उसे भी रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर बाइनोमियल जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं कर रहा हो, उसमें जो भी है लैटिन वर्ड, स्पीसीज, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से नहीं हो तो भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यदि किसी वर्ग का नाम कोई भ्रम उत्पन्न करता हो तो उसके अर्थ अनेक निकलते हो तो ऐसे नामों को, संदिग्ध नामों को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसे नॉमिना एम्बिगुआ या कन्फ्यूजिंग, इसका जो मीनिंग होता है नॉमिना एम्बिगुआ का, कन्फ्यूजिंग जिसे कहते हैं, उसको भी अस्वीकृत है वो कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि नॉमिना एम्बिगुआ क्या है। एक एग्जाम्पल दिया गया है क्विरकस रूब्रा, एल का मतलब लीनियस ने ये नाम दिया गया था, और ओक ये एक लोकल नाम है उसके लिए ये नाम दिया गया था। लगभग 1753 में
अमेरिकन ओक, ये नीचे मैंने लिख रखा है, अमेरिकन ओक के लिए क्विर्कस रूब्रा का नाम का प्रयोग किया गया था। परंतु लिनियस द्वारा प्रयुक्त अनेक पर्यायवाची शब्दों से ये ज्ञात हुआ कि अन्य प्रजातियों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले ओक है उसको भी शायद इसमें समाविष्ट किया गया है। तो ये स्पष्ट नहीं हुआ कि क्विर्कस रूब्रा जो जाति है वो दो विभिन्न जातियों, शायद लाल ओक, रेड ओक के लिए या स्पेनिश ओक के लिए है। तो बाद में कुछ वैज्ञानिक और आए, उन्होंने ओक जो वर्ड है, जैसे स्पेनिश ओक है उसके लिए उन्होंने कुछ और नाम दे दिया। तो कहने का मतलब है कि रेड ओक, स्पेनिश ओक, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई ओक की स्पीसीज मिल रही है उनके लिए, तो सबके लिए जो नाम है उसमें कन्फ्यूजन हो गया। तो अल्टीमेटली ये माना गया कि ये जो क्विर्कस रूब्रा एल है ये एक नॉमिना कन्फ्यूजिंग है, ये स्पष्ट नहीं कर पाएगा ये जो वर्णन है वो किस पौधे के लिए किया गया था। तो ऐसे पौधों को हम लोग रिजेक्ट कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जिसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, जैसे अभी तो हमने पढ़ा नॉमिना, एक एग्जाम्पल से हमने इसको समझने का, नॉमिना एम्बिगुआ। दूसरा एक वर्ड होता है नोमेन कन्फ्यूजम। इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? दो अलग अलग तत्वों को मिलकर बने हुए वर्गों के नाम को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक चाइनीज़ संग्रहकर्ता जैसे प्लांट कलेक्ट करता है, उसने एस्कुलस के पादप प्रतिरूप की अपनी शीट में शीर्षस्थ कलिका के ऊपर वाइबरनम का पुष्पक्रम संलग्न कर दिया। उसने क्या किया कि वेजिटेटिव पार्ट तो ले लिया एस्कुलस का, और जब हर्बेरियम सीड बनाते हैं और उसके ऊपर वाइबरनम नामक प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस अटैच कर दिया। हम जानते हैं कि जब भी हर्बेरियम में बनाएंगे तो वेजिटेटिव के साथ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आना चाहिए ताकि पहचान में सुविधा हो। तो इस हर्बेरियम सीड के प्रतिरूप के आधार पर ओलिवर ने इस पादप वंश का नाम एक्टिनोटीनस रख दिया, दूसरे वैज्ञानिक ने। परंतु ये वंश क्योंकि दो भिन्न वर्गक तत्वों के संश्लेषण से बनाया गया था, अतः ये नामकरण प्रारंभ से ही गलत है। तो ऐसे नामों को हम लोग बोलते हैं नोमेन कन्फ्यूजम। एक एग्जाम्पल दिया था नोमेन एम्बिगुआ, नोमिना एम्बिगुआ, ये नोमेन कन्फ्यूजम कहलाता है। तो इस नाम को भी अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार के नामों को अस्वीकृत किया जाता है। एक रूल और बाद में दिया गया कि लेखक नाम संदर्भ। लेखक नाम संदर्भ का मतलब होता है कि जो भी स्पीसीज़ किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, चाहे फैमिली हो, ऑर्डर हो, उसके आगे ऑथर का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है उसको भी हम 2-3 तरह से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है कि किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के साथ लेखक का नाम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कैटेगरी कोई भी हो, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज कोई भी हो। एक एग्जाम्पल है जैसे लिलियसी के साथ हमने एडेंस ये यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने लिलियसी फैमिली के बारे में पूरी की पूरी जो है वो जानकारी दी। एडेंसन, पूरा नाम इनका एडेंसन, इन्होंने इसकी खोज की थी। फिर इसी प्रकार से आप ये देखें, दूसरा नाम ले रखा है गेरुगा रॉक्स, ROXB। इसका मतलब ये हुआ कि गेरुगा जो जीनस है, ये जीनस का नाम है, पहले वाला ये फैमिली का नाम था। तो इस जीनस की जो खोज है इसकी स्थापना विलियम रॉक्सबर्ग ने की थी। कुछ एग्जाम्पल द्वारा और भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है तीसरे नंबर पे सिसेम पिलोस पेरिरा और बुच हैम EXDC। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बुचानन और हैमिल्टन, बुच और हैम, ये शॉर्ट फॉर्म वैज्ञानिकों की रखी जाती है। अभी मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म है। तो ये दो वैज्ञानिकों ने इस जीनस की, कौन से जीनस की, सिसेम पिलोस पेरिरा की खोज की। लेकिन ये दोनों वैज्ञानिक उपरोक्त पादप के बारे में वर्णन या पौधे का वर्णन वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन इनका जो वर्णन है बाद में DC का मतलब होता है डी कॉन्डोले, एक वैज्ञानिक था, डी कॉन्डोले ने इनका वर्णन किया था। तो जीनस स्पीसीज के बाद इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम जिन्होंने खोज की और EX इसके बीच में लगा लेते हैं। EX लगाने का मतलब है कि पूरा का पूरा वर्णन किसने किया था? डी कॉन्डोले ने। तो वैज्ञानिक जो साइटेशन ऑफ ऑथर, मतलब ऑथर का नाम इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो आपको इसका मीनिंग है वो पता होना चाहिए। कुछ शॉर्ट फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मान लो रॉबर्ट ब्राउन है, तो रॉबर्ट ब्राउन के लिए हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म है वो R डैश और BR लगाते हैं। इसी प्रकार AP डे कॉन्डोले के लिए हमने लिख दिया DC। लीनियस के लिए आपको पता है, लीनियस के लिए हम L शॉर्ट में लगाएंगे। जॉर्ज बेंथम और हुकर के लिए, तो बेंथम के लिए BENTH, बेंथ, और फुल स्टॉप लगा लेते हैं। इसी प्रकार PERS, पर्स, कई जगह ये भी आपको वैज्ञानिक किसी जगह PERS, तो इसका मतलब होगा CH परशून नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका
खोज किया था। इसी प्रकार एडिसन के लिए मैंने आपको बता दिया, विलियम रॉक्सबर्ग के लिए ROXB। तो ये कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के नाम हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म है वो जानी जाती है। दूसरा जो साइटेशन, जो लेखक कानून होता है कि जब एक ही लेखक किसी जाति का नामकरण करता है तो केवल उस लेखक का नाम ही जाति के बाद लिखा जाता है। सोलेनम नाइग्रम ये एक इस प्लांट का नाम है, इसके आगे लीनियस, इसका मतलब इसकी जाति खोज किसने की, सिर्फ लीनियस ने की। अब कई बार ये भी देखा गया है कि लेखक एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा होने के बाद ET लगा देते हैं, जैसे डेरिस एलिप्टिका बेंथम BENT और ET डेरिस। इसका मतलब ये हुआ कि बेंथम के साथ साथ डेरिस ने भी इस प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में योगदान दिया था। फिर कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि दो जो प्लांट स्पीसीज़ है उस प्लांट स्पीसीज़ के बीच में ब्रैकेट, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इसका भी प्रयोग होता है। जब किसी टैक्सोन का नाम किसी कारण से बदला जाता है तब ऐसी स्थिति में मूल संकेतक, जिसको ओरिजिनल एपिथेट कहते हैं, को संरक्षित किया जाना चाहिए और यह मूल संकेतक बेसियोनिम्स कहता है। जैसे हमने टोटोनिम्स, होमोनिम्स आदि जो वर्ड पढ़े, एक एक नंबर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। यहाँ पे एक पौधे का नाम लिखें, साइनोडोन डेक्टाइलोन दूबघास जिसको हम बोलते हैं, ब्रैकेट में L और जिसको हम लोग बोलते हैं L लिखा है। ये क्यों लिखा है कि ये जो है वो बेसियोनिम का मतलब है कि जो संरक्षित किया गया है पेनिकम डेक्टाइलोलम। यहाँ पे आप देखें पूरा, ये देखो। अब आप देखें कि साइनोडोन डेक्टाइलोन ब्रैकेट में L करके PERS वैज्ञानिक की जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसा कि मैंने बताया कि परसून के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इन्होंने इसकी खोज की। लेकिन ब्रैकेट में L इसलिए किया गया क्योंकि L जो है वो बेसियोनिम के लिए यूज किया जाता है। पुराना नाम इसका था पेनिकम डेक्टाइलम L, लीनियस ने इसकी खोज की थी। तो कहने का मतलब है ब्रैकेट में अपने L लिखा क्योंकि पुराना जो नाम है, मूल संकेतक है, उसको यहाँ पे संरक्षित किया गया। तो वैज्ञानिक नाम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेसियोनिम किसे कहते हैं या इसका मीनिंग क्या होता है। अब जो पहले हमने प्रिंसिपल पढ़े, कुछ बाद में इसके रूल्स पढ़े और अंत में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सुझाव क्या है कि इसके अंतर्गत नामकरण संबंधी नियमों के उपयोग की व्याख्या की गई है। इन सुझावों का उद्देश्य भविष्य में किए जाने वाला पादप नामकरण में एक रूपता, स्पष्टता, यूनिफॉर्मिटी एंड क्लैरिटी स्थापित करना है। उदाहरण के लिए यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, सभी जातीय और तृतीयक नाम पद संकेतक अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रारंभ किया जाने। अपवाद स्वरूप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का भी उपयोग जाति के नाम के लिए किया जा सकता है जब वे सीधे मनुष्य के आराध्य देवों के नाम के लिए लिए गए। ये उल्लेखनीय तथ्य है कि आजकल भारत सहित अधिकांश देशों क्यू बुलेटिन में सभी अंतर्जातीय विश्लेषणों को लिखने की कहने का मतलब ये हुआ कि जो सुझाव है वो ये है कि सुझाव में आपको ये ध्यान रखना है कि पादप नामकरण में एक रूपता स्थापित होनी चाहिए और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनका हम लोगों को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। धन्यवाद।